नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अंतःप्रद्रवी जलिका किसे कहते हैं, ये क्या है। तो देखिए, अंतःप्रद्रवी जलिका नलिकाओं का एक समूह है जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैला होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये आपको केंद्रक कला दिखाई दे रही है। ये केंद्रक के बाहर जो लाल रंग से दिखाई गई है, ये केंद्रक कला है, और ये जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई है, ये कोशिका झिल्ली है। तो ये कोशिका झिल्ली से इस केंद्रक कला के बीच में ये जो नलिकाओं का समूह है, यही अंतःप्रद्रवी जलिका कहलाता है। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो पोर्टर थे, जिन्होंने सबसे पहले इस कोशिकाओं को खोजा और अंतःप्रद्रवी जलिका नाम दिया। तो याद रखिएगा, पोर्टर पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले इसे खोजा और अंतःप्रद्रवी जलिका नाम दिया। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अंतःप्रद्रवी जलिका नलिकाओं का एक समूह है और ये कोशिका का कंकाल कहलाता है। कोशिका का कंकाल हम इसे क्यों कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर को एक निश्चित आकार हमारे शरीर की हड्डियां देती हैं, हमारे शरीर की हड्डियां मिलकर के कंकाल तंत्र बनाती हैं और यही कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देता है, उसी प्रकार से कोशिका को एक निश्चित आकार देने का काम नलिकाओं का ये समूह करता है। इसलिए इसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। सामान्यतः ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रद्रवी जलिका नामक संरचना अनुपस्थित होती है, किंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये संरचना पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी एक अपवाद आप याद रखेंगे, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी कोशिका, इस कोशिका में अंतःप्रद्रवी जलिका एब्सेंट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, लेकिन स्तनधारी की जो परिपक्व मैच्योर आरबीसी सेल्स हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। इन नलिकाओं की जो चौड़ाई है वो लगभग 50 से 60 एंगस्ट्रॉन होती है। इन नलिकाओं की अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो वो लगभग 50 से 60 एंगस्ट्रॉन के करीब होती है, और ये नलिकाएं चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय संरचना है, जो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, अंतःप्रद्रवी जो जलिका है, जैसा मैंने आपसे कहा, ये नलिकाओं का समूह है। तो नलिकाएं अलग अलग आकार की हो सकती हैं। तो उसी आधार पे, नलिकाओं के आकार के आधार पे हम अंतःप्रद्रवी जलिका के घटकों को 3 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 पुटिका और नंबर 3 नलिका। सबसे पहले हम सिस्टर्नी के बारे में जानते हैं। सिस्टर्नी क्या है? तो देखिए, ये लंबी और पतली और अशाखित नलिकाएं होती हैं जिनकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लंबी नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, लंबी और पतली, इनमें कोई शाखा नहीं निकली हुई है और इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसी नलियों को हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुटिकाओं की, जिसको हम अंग्रेजी में वेसिकल्स कहते हैं। तो ये अंडाकार और गोलाकार संरचनाएं हैं और इनकी सतह पे भी राइबोसोम पाया जाएगा। ये पुटिकाएं मुख्य रूप से संग्रह करने का काम, स्टोरेज करने का काम करती हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए, ये जो गोल संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं अंडाकार, इनको हम पुटिकाएं कहते हैं। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी सतह पे राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये संग्रह करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका के अंतिम घटक की, जिसको हम नलिकाएं या ट्यूब्स कहते हैं। ये भी लंबी पतली नलियां हैं, लेकिन ये शाखित होती हैं। आपने सिस्टर्नी में पढ़ा कि ये लंबी पतली और अशाखित नलियां हैं, लेकिन जो नलिकाएं हैं ये लंबी पतली होती हैं, लेकिन साथ साथ ये शाखित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। आप डायग्राम में देखिए, ये नलियां हैं, लेकिन ये कैसी नलियां हैं? शाखित नलियां हैं, इनसे शाखाएं निकल रही हैं। आप देखिए डायग्राम में शाखाएं निकल रही हैं, और इनमें सतह पे राइबोसोम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये 3 घटक अंतःप्रद्रवी जलिका में होते हैं: सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं। अब हम बात करेंगे अंतःप्रद्रवी जलिका के प्रकार की।
तो देखिए अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जलिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा प्रकार कहलाता है चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, ये केंद्रक झिल्ली के पास स्थित है। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो अंतःप्रद्रवी जलिका होती है ये केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। अब इसमें जो अंतःप्रद्रवी जलिका केंद्रक झिल्ली के पास होगी वो सामान्यतः क्या कहलाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं इसे भी आप समझिए, क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए अंतःप्रद्रवी जलिका की सतह पे अगर राइबोसोम चिपके होंगे तो उसकी सतह कैसी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी और इसी कारण से राइबोसोम की उपस्थिति के कारण से ही हम ऐसे अंतःप्रद्रवी जलिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये एक स्थायी संरचना है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये अस्थायी संरचना नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि राइबोसोम अपनी बड़ी उप इकाई से अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ता है। आपको पता होगा कि राइबोसोम में दो इकाइयां होती हैं, एक छोटी उप इकाई और एक बड़ी उप इकाई। तो जो बड़ी उप इकाई है उसके माध्यम से ये अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ता है। अब ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जुड़ता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड ये दो ग्लाइकोप्रोटीन हैं जिनके द्वारा राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ता है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड ये दो ग्लाइकोप्रोटीन हैं जिनके माध्यम से राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ता है। आपने अंतःप्रद्रवी जलिका के 3 घटक पढ़े थे, सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका। ये ध्यान रखिएगा कि सिस्टर्नी और जो पुटिका है ये दोनों घटक खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जलिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन दोनों की सतह पे राइबोसोम मौजूद था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सिस्टर्नी और पुटिकाओं की सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अंत में एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जनरली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरा होता है, जो रफ होता है, ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और ये क्यों पाया जाता है ऐसी कोशिकाओं में, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी सतह पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जलिका की सतह पे राइबोसोम है तो ये भी प्रोटीन निर्माण में सहयोग कर रहा है। इसीलिए इस प्रकार का अंतःप्रद्रवी जलिका जिसको हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उन कोशिकाओं में पाया जाएगा जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे। आइए अब हम जानते हैं चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में। देखिए ये जो अंतःप्रद्रवी जलिका है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या शॉर्टकट में SER कहते हैं, ये सामान्यतः कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है। जैसा आपने खुरदुरे में पढ़ा कि इस प्रकार का जो अंतःप्रद्रवी जलिका है वो केंद्रक झिल्ली के पास पाया जाता है, तो ये चिकना जो अंतःप्रद्रवी जलिका ये कहाँ पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली के पास, अर्थात किसी कोशिका की परिधि की ओर, बाहर की ओर पाया जाएगा। और इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, इसे चिकना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। क्योंकि इसी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते, अतः सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, सपाट होगी और इसीलिए हमने इसको चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका का नाम दिया। ये एक कम स्थायी संरचना है, ये अनस्टेबल है और इससे टूट करके पुटिकाएं बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अस्थायी संरचना है जो बहुत जल्दी टूट जाती है। अब चूंकि इसके सतह पे राइबोसोम नहीं है इसलिए इसमें राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाएगा। राइबोफ्लोरिन नामक जो ग्लाइकोप्रोटीन था जो खुरदरे अंतःप्रद्रवी जलिका में पाया जाएगा, यहाँ पे राइबोफ्लोरिन उपस्थित नहीं होगा। घटकों में सिस्टर्नी पुटिकाएं मैंने आपको पहले बता दिया कि वो क्या थी, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जलिका थी। लेकिन जो नलिकाएं हैं वो नलिकाएं चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका है, क्योंकि इनकी नलिकाओं की सतह पे भी राइबोसोम मौजूद नहीं थे। अतः ये जो नलिकाएं हैं ये कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सामान्यतः उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिसमें ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन का उपापचय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सामान्यतः उन कोशिकाओं में पाया जाएगा जिसमें ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन का उपापचय होता है। और लास्ट समझ लीजिए
कि कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती हैं। ऐसी कोशिकाओं में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम अंतःप्रद्रव्य जलिका के कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका पहला काम क्या है कि ये कोशिका का कंकाल तंत्र बनाती है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देता है, उसी प्रकार से ये नलिकाओं का समूह भी कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, इसलिए इसको हम कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो पहला काम इसका यही है कि ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। नंबर 2, ये परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और पदार्थ को और संदेशों को केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए ये जो नलिकाएं हैं जो कोशिका झिल्ली से केंद्रक कला तक फैली हुई हैं, तो केंद्रक के अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ बनते हैं या जो कोई संदेश केंद्रक को देना होता है वो इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से कोशिका द्रव्य तक पहुंचता है। तो ये एक परिवहन का काम भी करती है। इन नलियों में ग्लाइकोजिनोलाइसिस नामक एक क्रिया होती है जिसके माध्यम से ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज का निर्माण करती हैं और उन्हें संग्रह करती हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो क्रिया है जिसके माध्यम से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के बाद ये नलियां उसका स्टोर करने का काम करती हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो पुटिकाएं होती हैं उनमें संग्रह की क्षमता होती है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये ग्लूकोज का संग्रह करने का काम भी करती हैं। जिस समय कोई कोशिका विभाजन में जाती है तो उस दौरान केंद्रक कला का जब निर्माण हो रहा होता है तो उस कार्य में भी ये नलियां सहयोग करती हैं। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला के निर्माण में भी ये नलिकाएं अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन का संश्लेषण, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण या कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में भी इन नलिकाओं का विशेष योगदान रहता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में भी ये नलिकाएं विशेष सहयोग प्रदान करती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इसकी झिल्ली में मौजूद कुछ एंजाइम लिपिड में घुलनशील और उपापचय से निर्मित हानिकारक पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन या विष हरण में शामिल होती हैं। देखिए उपापचय के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे कोशिकीय पदार्थ जो कोशिका के लिए हानिकारक हैं उनको विष हरण करना या उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी ये नलियां करती हैं। तो ये कुछ विशेष काम थे जो मैंने आपको बताए। अब हम इसके कुछ रूपांतरणों के बारे में, अंतःप्रद्रव्य जलिका के मॉडिफिकेशंस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखिए यह कंकाल पेशी कोशिका में पाई जाने वाला एक अंतःप्रद्रव्य जलिका है जो कैल्शियम आयन का स्रावण करती है और ये पेशीय संकुचन में मदद करती है। तो इस प्रकार की जो अंतःप्रद्रव्य जलिका होती है जो कंकाल पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है और कैल्शियम का स्रावण करती है, कैल्शियम आयन का, और पेशीय संकुचन में सहयोग करती है, ऐसे अंतःप्रद्रव्य जलिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से टी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? देखिए कंकाल और हृदय की पेशियों में स्थित ये कुछ अनुप्रस्थ नलिकाएं हैं, ये मांसपेशियों के उद्दीपन और संचारण का काम करती हैं। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम टी नलिकाएं कहते हैं जो कंकाल और हृदय की पेशियों में पाई जाती हैं और मांसपेशियों के उद्दीपन और संचारण का काम करती हैं। और इसी में एक आता है माइलॉइड काय। माइलॉइड काय क्या है? ये एक सपाट, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रेटिना की वर्ण युक्त एपिथेलियम कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्रकाश संवेदी है जो वर्णक परिवहन में सम्मिलित होती है। तो ये माइलॉइड काय है जो रेटिना में पाई जाती है। तो ये कुछ विशेष अंतःप्रद्रव्य जलिका के अनुकूलन थे जो मैंने आपको बताए। सामान्यतः मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए ये अनुकूलन महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर एक बार अध्ययन कीजिएगा।
इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में, उसके कार्य, उसकी संरचना, उसके घटक और उसके प्रकार के बारे में बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।